अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं, जिसमें माह मुबारक में जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से लोगों की ख्वाहिश ये है कि इस मामले पर गुफ्तगू की जाए। यकीनन आगे चलकर इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स ऐसे तरतीब दिए हैं हमने जिसमें ख़ास तौर पर महंगाई के ऊपर ही बात हो रही है। उनका तस्करा आगे चल के करूँगा। जो आपके सवालात हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मुल्क की मौशी सूरत हाल, बिलखुसूस इस वक्त रियल इस्टेट का जो शोबा है पिछले कई सालों से मार्केट की जो एक कैफियत है वो ऐसी है कि बिल्कुल एक जगह मुंजमद हो गई। और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ थी जिसके ऊपर हम काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं वो एक ऐसे रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से, जैसे मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ आप ये समझ लीजिए कि काम कर रही हैं, जैसे नेपरा है, इसके अलावा आप पेमरा और इस तरह मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं मुख्तलिफ़ इदारों को। उस तरह रियल इस्टेट के शोबे में भी एक अथॉरिटी की ज़रूरत थी और बिलाखिर ये जो हमारी कोशिश थी एक अपने अंजाम को पहुंची मंतकी। और एक दिन कबल ये ख़बर आई है कि रीरा का बाकायदा कानून जो है उसको नाफिज़ किया जाएगा। IMF की तरफ से अब ये शर्त जारी कर दी गई है क्योंकि जो बेज़ाब्तगियाँ होती रही हैं ख़ास तौर पर रियल इस्टेट के शोबे में, उसको अब कानून के मातहत लाना और सही तरीके से चलाना वक्त की ज़रूरत है। बात मुख्तसर करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इसी मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। सैयद रोशन अली वारसी साहब यूनिवर्सल स्टेट एंड डेवलपर्स के CEO हैं और एक तज्ज़ियाकार की हैसियत से उनको यहाँ पर मदऊ का रखा है। इस सारे मामले पर उनसे गुफ्तगू करूँगा, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। रोशन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, मेरा ख़्याल है कि पिछले कई सालों से इसके ऊपर आप बात करते आए हैं कि एक रीरा का निज़ाम जो है उसको वज़ा करने की ज़रूरत है और बिलाखिर वो आपकी जो कोशिश रही शुरू से वो मंतकी अंजाम को पहुंची और रीरा के क़याम का जो बाकायदा अब ऐलान होने वाला है। किस तरह इस फ़ैसले को देखते हैं? और पहले भी ये बात होती रही है कि इसको अगर आप रेगुलेट करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब ज़रा फरमाइएगा ये ऐलान कैसा? यासिर बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और पहले तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और उसके बाद मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जो लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया जो कि हमारे गुज़िश्ता जब से हमारा मुल्क बना है उसके बाद से हमें ये रीरा की ज़रूरत थी, जो कि नहीं बनी, जिसकी वजह से बेकायदगियाँ हुई, उसकी वजह से बहुत से मामला पैदा हुए और हमारा मुल्क कर्जे में डूब गया। और मैं समझता हूँ कि अब जो ये रेगुलेटरी जो बनी है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी, ये रीरा का जो कानून नाफिज होने जा रहा है, उसके बाद आप देखिएगा कि ये मुल्क हमारा बिल्कुल सही सिमत में चला जाएगा। और ये सारी कोशिशें जो है ना हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की है। रीरा जो है वो एक कानून का नाम है, रीरा हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल का नाम है, रीरा एक रोज़गार का नाम है, रीरा यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। रीरा के ज़रिए लोगों का एतमाद बढ़ेगा, लोग फ्रॉड से बच सकेंगे, लोगों में ख़ुद एतमादी पैदा होगी। रीरा समझ लें कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। बेशक रीरा में इतनी सब चीज़ें छुपी हुई हैं कि अब एक कानून बन गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेल परचेज होती है वो सिर्फ रियल इस्टेट में होती है, ज़मीनों के कारोबार में होती है, उसी में बेकायदगियाँ होती है। उसी की वजह से
अदालतों में केस चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अदालतों में केस 20-20, 25-25, 50-50 साल से चलते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। मतलब बाप मर जाता है, बेटा चलाता है, बेटा मर जाता है, उसका बेटा चलाता है। तो ये सब चीज़ें अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये कानून है। बिल्कुल ठीक है। अब कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या कोई बिल्डर कोई ऐसा गैर कानूनी काम करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसके लिए बहुत सख्त सज़ा है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि एक रेगुलेटरी बन रही है। तो अथॉरिटी मैं मौजूद समझता हूँ है। ये तो इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमारी इस वक्त हमारा खुशी का बहुत बड़ा दिन है और जिन्होंने ये काम किया उनको भी मुबारकबाद देना चाहिए। जी और बिल्कुल। उसमें आपकी कोशिश बहुत ज़्यादा रही है कुछ तक कई सालों से, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के बुलंद करते रहे और मेरा ख्याल में कि आप ही वो शख्स हैं या मैं हूँ जो कि हम लोग इस जी, पर बात जी। करते थे, वरना मैं देखता था किसी प्रोग्राम में रीरा की बात ही नहीं यकीन होती है, थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और रीरा के ज़रिए जो है ना, आप देखेंगे ज़मीनों के मामला बिल्कुल सीधी सिमत में आ जाएंगे। यकीनन। रियल एस्टेट, जी जी, आप जी कुछ जी, कह रहे मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ज़रा, अब इसके जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं पहले उसको समझ लिया जाए और इसका तरीक़ाकार क्या होगा ये भी समझना ज़रूरी है। फिर ये कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ भी काम करती हैं, DHA है, KDA है, फ़लाना है, ये है और ना जाने कितनी दर्जनों पाकिस्तान में वो हैं। इन सब को मातहत लाना और फिर रेगुलेट करना, क्या ये इतना आसान काम होगा? और फिर दूसरा ये कि एक सवाल ज़हन में ही आता है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे हमने बिजली के लिए देखा नेपरा मौजूद है और मेरे ख़्याल में जो कुछ हो रहा है कहने की ज़रूरत नहीं है, पैमरा है और इस तरह की बहुत सारे और जो अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि ये बिल्कुल फंक्शनल हो और सही तरीके से काम करे? वगरना पाकिस्तान में जो अथॉरिटीज़ पहले से मौजूद हैं, मैं बड़ा इसका बरमला इज़हार करता रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ जगह पर कि उनकी परफॉर्मेंस आइडियल नहीं है, यानी कि जिसको ये देखकर कहा जाए कि उससे जो पूरा शोबा है वो बिल्कुल ठीक हो गया। कि यहाँ पर भी ऐसा ही होने जा रहा है या वाक़तन इसके अंदर जो है वो शफाफियत लाने की कोशिश की जाएगी? फरमाइए। जो मैं देख रहा हूँ जी। वो मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिपाही सालार साहब हमारे आए इस मरतबा, तो उन्होंने तो बेड़ा उठा लिया है। इस मुल्क के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, जब अफसरान बाला होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है, जब वो ये कदम उठाते हैं और फिर उनके नीचे जो लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं, उनको ये काम करना पड़ता है। और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, मगर गवर्नमेंट के नीचे जो लोग हैं उनको भी सही होने की ज़रूरत है। अगर सही नहीं होंगे तो ये बाय फोर्स सही होंगे ज़रूर, क्योंकि कानून है। आपका कहना यह है कि अगर ये रेगुलेटरी बनेगी तो क्या इसका भी अंजाम वही होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, इसका पूरा एक सिस्टम बनेगा, इसका एक लैंड डिपार्टमेंट होगा। जो रियल एस्टेट एजेंट होंगे वो क्वालिफाइड होंगे, वो रीरा की डिग्री लेंगे, रीरा का सर्टिफिकेट लेंगे, वही लोग काम कर सकेंगे, लाइसेंस होंगे। वो ऐसा नहीं है कि किसी ने भी दुकान किराए पे ली और जाके बैठ गए, अपना धंधा शुरू कर दिया, फ्रॉड किया, लेके भाग गया। अब ये धंधा नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जुर्म कहलाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे मुल्क के लिए। हमारे मुल्क की सिमत को सीधा करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत ज़रूरी थी, जो कि माशाल्लाह अब उसका काम होने जा रहा है और उसका अनकरीब उसका ऐलान भी हो जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। उसके लिए कम थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लैंड डिपार्टमेंट को बनाना है, सबको उनके मातहत लाना है, फिर आपके जो बैंक हैं उनको नॉमिनेट करना है, उस बैंक के थ्रू जो है ना, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंटें होंगी। ये जो पहले कैश पेमेंट हुआ करती थी, जो जितनी भी जो हमारे ये समझ लें कि वो चीज़ें होती थी जो कि गैर कानूनी काम जो होते थे वो कैश की वजह से होते थे, क्योंकि कैश का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि कैश कहाँ से आ रहा है, किसका है। लोग शो करते थे, मतलब 10 करोड़ की चीज़ है, 1 करोड़ रुपये उसका FBR वैल्यू शो करके 9 करोड़ रुपये डंप हो जाता था ज़मीनों के अंदर, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये तो हम सब देख रहे थे। अब इसी को सही करने के लिए, क्योंकि टैक्स की चोरी को रोकना, असल में रीरा का कानून नाफिज करने का मतलब है कि IMF भी कह रहा है कि टैक्स की चोरी को रोकना है, क्योंकि जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे ट्रांसफर होगी, फेयर वैल्यू भी रिस्टोर हो जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर चीज़ें ट्रांसफर होंगी और वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होंगी। बिल्कुल ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जमा होगा लैंड डिपार्टमेंट में, सेलर भी जाएगा लैंड डिपार्टमेंट में, परचेजर भी जाएगा लैंड डिपार्टमेंट में। लैंड डिपार्टमेंट पहले सारी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद परचेजर से वो सेलर को कहेगा कि परचेजर के नाम पे ट्रांसफ़र करें। उसी वक्त वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, वो इंस्ट्रूमेंट वेरीफाइड होगा और वो बैंक के थ्रू उनको पेमेंट की जाएगी, रीरा के अफसर के थ्रू पेमेंट की जाएगी। तो ये दोनों के लिए सेफ्टी है कि जब पेमेंट परचेजर भी सेफ हो गया, सेलर भी सेफ हो गया,
इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी कि ये लोग कोर्ट में चले जाएं। तो एक तो कोर्ट में जो है ना, अभी भारी बार जो लोग डील करते थे उसमें क्या होता था कि उसमें इतने मसाइल थे कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो फिर बाद में जो परचेजर है या सेलर है वो इतना परेशान हो जाता, या तो पैसे देके वो कोर्ट में जाता था, या सेलर अपनी चीज़ बेचने के बाद भी कोर्ट में जा रहा है और धक्के खा रहा है। तो इन चीज़ को बचाने के लिए प्लस उसमें टैक्स की चोरी बहुत होती थी। अब फेयर मार्केट वैल्यू से कम में कोई भी इंसान अगर शो करेगा प्राइस, उसको सज़ा भी है, जुर्माना भी है, और उसके अलावा उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। और मेरी एक सजेशन और है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फर्ज करें एक चीज़ 10 करोड़ की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है कि 10 करोड़ की है ये वैल्यू। अब कोई साहब उसको दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेलर और परचेजर 5 करोड़ रुपये शो कर देते हैं, कर सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। एग्रीमेंट जमा करा दिया, रीरा में पैसे भी जमा करा दिए, अंडर द टेबल उन्होंने बात कर ली। तो गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी खुद खरीदे, जैसे कि दीगर ममालिक में होता है। वरना तो यही सिलसिला होगा कि भाई 10 करोड़ की चीज़ आपने 1 करोड़ का एग्रीमेंट जमा कर दिया, 1 करोड़ का दिया, ओनरशिप चली जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार होना चाहिए, उनके पास ऐसे बंदे बैठने होने चाहिए कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और ये कम बता रहे हैं, उसी वक्त उनको कहे सेलर को कि ठीक है जो आप 5 करोड़ में दे रहे हो ये हम अपनी तरफ कर रहे हैं। फिर सेलर भी सोचेगा कि ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। जब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी ये चीज़ें दोबारा फिर ये जन्म लेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज़ और ये साबित होती है कि प्राइसेस भी रेशनलाइज होना शुरू होंगी। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ओवर प्राइस्ड हैं। डीएचए के अलावा जो काम हो रहा है, वैल्यूज़ आप जाकर देखें, जो अपनी वैल्यू से बहुत ऊपर चीज़ें जो हैं वो ट्रेड कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो करप्शन ख़त्म हो जाएगी तो ये प्राइसेस भी अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाएंगी, जो कि एक आम आदमी का सबसे बड़ा जो कंसर्न है इस वक्त वो यही है। जो ओवर प्राइस हो गई हैं सारी चीज़ें बाय द वर्च्यू ऑफ करप्शन, वो अपनी जगह पर आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल में खुद ब खुद भी जो है सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ज़रा ये फरमाइएगा कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे सेगमेंट जो था बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया था, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक गई थी और इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी कि हमारे लिए, मैं तो खुलकर ये बात करता हूँ कि दुबई और इस तरह के दीगर ऑप्शन जो है वो खुल गए थे और डायरेक्टली वहाँ पर इन्वेस्ट होना शुरू हो गया था। इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे आपने बात किया ना कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की, तो ओवरसीज पाकिस्तानी का कंसर्न ये नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी का कंसर्न दो है। एक तो उसके पैसे की सेफ्टी नहीं थी, रीरा नहीं है तो सेफ्टी नहीं है, प्लस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी। एग्जैक्टली। ये दो चीज़ों की वजह से वो यहाँ घबराता था पैसे भेजने में। ये पैसा फिर जहाँ कहीं उसको इजी लगता था वहाँ जाएगा, जहाँ पर उसको सेफ्टी नजर आएगी वहाँ जाएगा। तो वो हमारे मुल्क का पैसा किसी और मुल्क में क्यों जाए? तो इसका मतलब अब जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी साहब ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो इसीलिए उठाया कि हमारी पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम रीरा का कानून नाफिज करें और रीरा के कानून के तहत जो है ना पैसे, लोगों की पैसों की सेफ्टी करें। ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉन्फिडेंस है। ये ओवरसीज पाकिस्तानी का इतना बड़ा पैसा है कि आप सोचें कि मैं तो इतनी बड़ी बात करता हूँ कि चंद सालों में हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर ये सारी चीज़ें सिस्टम के थ्रू चलेंगी, ये बहुत जल्दी हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है। बिल्कुल सही। और जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट है इनको हमेशा क्वालिफाइड होने की ज़रूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैं समझता हूँ जाहिल लोग जो जाके बैठ के जो लोगों को फ्रॉड करते हैं, जिनको पता ही नहीं है, वो उनके जहन में सिर्फ पैसा है। वो पैसे वालों को टारगेट करते हैं, बुलाते हैं। पैसे वालों का एतमाद होता है कि यार ये तो हमारा जानने वाला पुराना, उसके ज़रिए सेल परचेज कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर वो कोर्टों के धक्के खाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे इस मार्केट के अंदर रियल इस्टेट जो सेक्टर है, इरेगुलरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बिल्कुल स्टेगनेंट हो गई, आप समझ लें रुक गई। और इसके अलावा जैसे भी बात हो रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये वो, अगर इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा तो आप देखेंगे बतदरीज फिर मार्केट में बेहतरी आना शुरू होगी। और ये कब होगा? जब आपकी इंटेंट होगी। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये है कि बड़ा अच्छा और बड़ा खुशाइन फ़ैसला है जो होने की ज़रूरत बहुत पहले थी, अब होने जा रहा है। लेकिन उसकी वजह क्या बनी ये भी सुन लीजिए। ये IMF का प्रेशर आपके ऊपर जो बार बार बनता जा रहा है कि आप अपने यहाँ अपनी इकॉनमी के अंदर चीज़ों को दुरुस्त करें, उसके बाद फिर हमें इन चीज़ों का ख्याल आता है। और हम और आप बैठकर काफ़ी सालों से, बल्कि कई ज़्यादा, मेरे ख्याल में 1 दहाई से ज़्यादा हो गया इस बारे में बात करते हुए, तो अब जाकर अगर ये ख्याल आया है तो उसकी वजह ये नहीं है कि चीज़ें खुद ब खुद जो है वो ठीक करने का इरादा हुआ है। ये IMF के दबाव पे सारी चीज़ें की जा रही हैं। बात तब होती है जब आप खुद से इस चीज़ को सेंस करें।
अब दूसरी तरफ अगर मार्केट को अगर आपने बेहतर बनाना है, जैसे आप इकोनॉमी हर वक्त जो है वो राग अलापते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि जो उसके दीगर अवामिल हैं उसके ऊपर भी काम किया जाए। अब ये समझ लीजिए कि रियल इस्टेट के शोबे से ही अलाइड इंडस्ट्री जो है उसके साथ वो तकरीबन 70 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको अलाइड इंडस्ट्री कहते हैं। अगर इसके अंदर रेगुलरिटीज़ आएंगी, अगर चीज़ें बेहतर होंगी, तो फिर ये जो रेस्ट ऑफ द मार्केट है, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये भी काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो 70 से ज़्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी भला हो जाएगा। फिर ये कि एक और बड़ा कंसर्न ये होता है कि हम एक काफ़ी अर्से से ही बात कर रहे हैं कि अब आपको लामाला इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे पे भी काम करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि जहाँ जिस सूबे में हम रहते हैं वहाँ की जो हुकूमत है, यानी सिंध गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, ये अब तक की जो है वो जितनी हुकूमतें आई हैं उसमें बदतरीन इनकी कारकर्दगी रही है। और वो इस लिहाज से कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखुसूस सबसे बड़े शहर कराची का दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। ये वो सारी चीज़ें जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उन सारी चीज़ों को नज़र में रखता है इन्वेस्टर। ज़रा ये फरमाइएगा क्या इसके बारे में भी IMF से दबाव डलवाना पड़ेगा या ख़ुद से अकल आ जाएगी? फरमाएं। देखिए, ये जो रीरा का कानून जब आएगा ना, तो ये पहला स्टेप है जी। ये पहला स्टेप ये सारी चीज़ों को सही करने के लिए, आप समझ जाए ठीक। ये इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी सी चीज़ है, ये खुद ब खुद सही होगा, करना पड़ेगा इनको जी। क्योंकि एक कानून बना होगा, कानून के अंदर इतना समझ लें कि कोई गुंजाइश नहीं होगी कि आप जो है ना कोई गलत काम करके आप अपने आप को आगे बढ़ा लें, नहीं बढ़ा सकेंगे। तो मैं समझता हूँ जो होना ऐसे ही चाहिए। अगर वो ईमानदारी से रीरा का कानून को चलने दिया जाए तो उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हो जाएगा, कानून की बालादस्ती होगी, और जो लोग जो बदहाल है, परेशान हाल हैं, जो कि लोग अपने पैसों की सेफ्टी नहीं कर पाते या जिन्होंने छोटी सी भी जमा पूंजी उठा के दे दी, लोग उसमें परेशान हाल हैं, वो भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जो आपने कहा ना मार्केट की जो आपने बात की थी कि ये करने के बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी, ओवर प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ओवर प्राइस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। ओवर प्राइस में अगर जो लोग अभी सट्टेबाजी करते हैं और वो उसको मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं सर्टेन टाइम के लिए, या छोटे सा ग्रुप जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके उस जगह की मार्केट को बढ़ा देता है, तो वो तो सडनली थोड़े से टाइम के लिए बढ़ाता था। हीरा के आने के बाद तो ये कानून ही खत्म हो जाएगा, उसको तो वो जो एग्रीमेंट है वो जमा कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी ने कोई चीज़ परचेज की है तो उसको विद इन अ टाइम, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन एग्रीमेंट कर लिया आपने, जाके जमा कराना है रीरा के अंदर। रीरा के पास जब चला गया तो आपको पेमेंट भी करनी है। बिल्कुल ठीक है। अभी क्या करते हैं लोग, एडवांस देते हैं, उसको सोचते हैं कि इसी एडवांस के पैसे से हम आगे किसी और को भेज देंगे, पेमेंट उससे करा लेंगे, बीच का नफ़ा हम रख लेंगे, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। रेगुलेटरी इसी चीज़ का नाम है। रेगुलेटरी बेसिकली हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में जो जितने भी गलत काम जो होते हैं ना, ज़्यादातर जो माफिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो भी वो ज़मीनों के काम से मुंसलिक है। ठीक है। उस ज़मीनों का काम जो है वो, उसमें जब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी तो ज़ाहिर है इसमें ऐसे ऐसे लोग होंगे कि जो कि चेक एंड बैलेंस करेंगे। एग्जैक्टली। जब चेक एंड बैलेंस होगा तो किसकी हिम्मत होगी? मुझे पता है क्या कि कोई ये करने की कोशिश कर भी लेगा, कोई शॉर्टकट करने की कोशिश करेगा, एंड ऑफ द डे पकड़ा जाएगा। वो क्यों करेगा? ये 2-4 लोगों को जब सज़ा मिलेगी तो वो सब आगे भी लोग नहीं करेंगे। ये मैं समझ रहा हूँ ये मुल्क हमारा बहुत बेहतरी की डायरेक्शन में जा रहा है। और ये मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था कि ये सिपह सालार साहब जो है ना, इन्होंने जो काम कर दिया, इस मुल्क का बेड़ा जो उठाया है, आप देखिएगा कि इसमें ज़ीरो करप्शन होगी, ज़ीरो माफिया होगा, या दहशतगर्दी ख़त्म होगी, कत्ल गलतगिरी ख़त्म होगी, छीना झपटी ख़त्म होगी, मतलब अगवा और ये किडनैपिंग, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं काफ़ी हद तक। आप देखें, मुझे अब आजकल को सुनने में आता है कि मोबाइल छीन लिया, गाड़ी छीन ली, आता होगा, बहुत कम है। मतलब ये सब चीज़ें कंट्रोल तो हुई है ना। और फिर आप देखें कि हमारे जो आर्मी अफसर जो हैं या आर्मी जवान हैं, ये अपने डेली बेसिस पे जानों का नजराना दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? हमारे आपके लिए दे रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़े से इसी हवाले से बात करना चाहूँगा। ज़रा ब्रोकर्स के रोल के हवाले से बड़ी क्रिटिसिज्म होती रही है, और हमारी जो मार्केट्स हैं, और बड़े फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वुड से कि जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने मार्केट को बहुत नुकसान पहुँचाया। अब इन ब्रोकर्स का क्या मुस्तकबिल होगा, जो कि काम करते रहे और काम आगे भी करना है, लेकिन रेगुलेटर्स क्या इनके दबाव से निकल सकेगा, भी एक बड़ा आम है। जैसे आपने कहा मार्केट चलाई जाती है, तो मार्केट चलाने में इनका सबसे ज़्यादा रोल है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि इनको चीज़ देकर जो है वो आगे निकल जाए। और फिर जो कुछ हो रहा है अब इस सिलसिले को क्या आप समझते हैं कि रोकने में मदद मिलेगी? और फिर ब्रोकर तो रहेगा, ज़ाहिर है उसका काम है, वो रहेगा, लेकिन फिर करेगा कैसे काम, ये ज़रा बताइए जी। ब्रोकरों की छांटी होगी। अब जिसमें ब्रोकर
जो क्वालिफाइड नहीं है, जो अपना रीरा का कोर्स नहीं कर सकता, जिसको इसका सिस्टम का नहीं पता, जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बाहर हो जाएगा। अगर वो करेगा तो वो मुजरिम कहलाएगा, मुल्जिम कहलाएगा। उसकी तहकीकात होगी, उसको देखेंगे तुम ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, क्वालिफाइड भी नहीं होगा, रीरा का सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं, वो जो लोग ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जी जी। जब वो इसमें से बाहर हो जाएंगे, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, वो बैंकों की नौकरी छोड़ के रियल एस्टेट में आएंगे, वो इधर काम करेंगे, इधर सरमायाकारी करेंगे, करवाएंगे। आप बताएं, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, दुनिया से पैसा इधर आएगा, दुनिया में पैसा इतना आएगा हमारे मुल्क में दुनिया से कि हमारे मुल्क में समझ लें कर्जा ख़त्म होने के बाद भी हमारा मुल्क में इंशाल्लाह रिजर्व बढ़ जाएंगे हमारे। तो ये मतलब जो मैं अल्लाह ताला मुझे दिखाता है, मैं बता देता हूँ आपको। और मैं तो अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क को बेहतर कर दे, और बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। और जो हमारे बुकिंग वाले जो हजरात थे, वो भी मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि जो पहले होता था ना कि बिल्डर ने प्लॉट किसी से भी कम पैसे पे लिया, 10% पे लिया, 15% पे लिया, और लेने के बाद वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी थी, वो अथॉरिटी लेटर लेके उसके ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता था, वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि 100% पेमेंट करे प्लॉट की, जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करे कि उसकी एनओसी है, वो मालिक है, उसके सारी उसके ड्यूज क्लियर हैं, उसके बाद वो रीरा से इजाज़त लेगा, रीरा उसको परमिशन देगा, तो उसके बाद जाके आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन सर्टन एक स्टेज पे ला कर फिर उसके बाद आप बुकिंग शुरू कर सकते हैं। और जो बुकिंग जो होगी उसके पैसे जो है रीरा में जमा होंगे। बिल्कुल ठीक है। इतनी बड़ी सेफ्टी है कि जो गरीब इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो पैसे देता है बिल्डर को, उस बिल्डर की क्या सेफ्टी, जो कंज्यूमर की क्या सेफ्टी हो गई कि उसने पैसे दिए रीरा के पास है। अब रीरा पाबंद करेगा उसको कि भाई आप इस स्टेज पे इतनी पेमेंट जमा कराओ रीरा के पास, थ्रू इंस्ट्रूमेंट, कोई दूसरे नंबर से नहीं है। जब पैसे वहाँ पे जमा हो जाएंगे, अब उसके बाद रीरा जो कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर है, उस बिल्डर को एक सर्टन अमाउंट जो है उसमें से दी जाएगी, जो कि रीरा की तरफ से दी जाएगी कि भाई ठीक है, इतना प्रोजेक्ट बन गया, अब हम आपको इतने पैसे देंगे। उसका चेक एंड बैलेंस होगा। उसके बाद मैक्सिमम पैसे जो है रीरा के पास होंगे, हमारे एंड यूजर के। अब उसका एक टाइम फ्रेम होगा कि तुमने टाइम दिया, इतने टाइम में हम ये बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे। ये नहीं है कि पैसा जमा किया, दूसरा प्लाट खरीदा, दूसरे प्लाट के ऊपर बुकिंग की, फिर तीसरा प्लाट लिया, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अब। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो होने जा रही है ना, ये बड़ी अच्छी है, हमारे एंड यूज़र के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। उनको टाइम पे पोजीशन मिलेगा, टाइम पे उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। मेरा ख्याल है कि जो एक तो एक बिल्डर ट्रांसफ़र होता है, और एक हमारे जो लीज डिपार्टमेंट में जाके सब लीज होती है, ये सब चीज़ें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो कुछ हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें अब सूबों के पास चली गई हैं इख्तियारात, ये जैसे दीगर अथॉरिटीज़ फेडरल सब्जेक्ट हैं उनके पास हैं, रीरा भी आप समझते हैं कि फेडरल के पास ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, अगर सूबाई सतह के ऊपर अगर इस तरह से रेगुलेटर्स बनाए गए, तो यहाँ पे जो पहले से मौजूद हैं, जिस वक्त वर्स्ट अपना उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें SPCA है, KDA है, करप्शन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अगर तो ये सूबाई सतह के ऊपर हुआ तो फिर मेरा ही नहीं ख्याल कि वो इससे ज़्यादा फंक्शनल होंगे। लेकिन अगर फेडरल की सतह के ऊपर हुआ तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। क्या उन सारी चीज़ों को भी देख लिया गया है? आपके ख्याल में फार्मूला क्या तय पाया है? मेरा ख्याल में इसको फेडरल के कंट्रोल में रखना चाहिए जी, क्योंकि सूबाई सतह पर होगा तो फिर वो जैसे SPCA और ये हैं, सूबाई सतह पे भी होगा तो सूबाई सतह पे भी ये लोग कंट्रोल करना जानते हैं, रीरा को कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि वो फिर जो इन्वॉल्व होता जाएगा वो फिर वो कानून के कटघरे में आता जाएगा। अच्छा, मगर मेरा ख्याल है कि इसका बेहतर हल ये है कि सूबाई सतह के ऊपर अगर ये काम हो तो बहुत महफूज हो जाएंगे। सूबाई सतह के ऊपर नहीं, वो सॉरी, वफाकी सतह कौमी सतह के ऊपर। जी, अगर कौमी सतह पे हम लोग ये काम क्योंकि रेगुलेटर्स तो वहीं से कंट्रोल करते हैं, चाहे नेपरा हो, चाहे पेमरा हो, चाहे कोई भी हो। हमारे जो रीरा के जो अफसर होंगे वो डायरेक्ट मातहत होंगे अपना वफाक के। जी, तो फिर चेक एंड बैलेंसेस को रखा जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया जा रहा है, क्योंकि जो सिंध में ख़ासतौर पर अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ काम कर रही हैं, अगर आप उनकी रिपोर्ट, जी मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप जाकर देखें, उनकी रिपोर्ट्स उठाकर देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, जितने खसारे में वो हैं और जिस तरह की करप्शन जिस लेवल की है। शहर कराची की जिंदा मिसाल है उसकी, आप देख सकते हैं कि जिस किस्म की यहाँ पर तामीरात हुई हैं या रियल इस्टेट को जितना नुकसान पहुँचाया गया है, ये उन्हीं इदारों की वजह से हुआ है। और इन इदारों का ग्राफ अगर देखें गुज़िश्ता 10, 12 या 16 सालों के अंदर, ज़्यादा बेहतर है 16 साल के अंदर, जो कि सिंध गवर्नमेंट की ये जो यहाँ पर है
पीपल्स पार्टी की, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको डिक्लाइन ही नज़र आएगा। तो ये बाय एंड लार्ज आपकी सिचुएशन है। सर अब मैं चाहूँगा ज़रा इसके हवाले से और बात हो जाए। जैसा अभी प्राइसेस की बात हो रही थी, प्राइसेस बहुत इन्फ्लेट कर गई हैं, ओवरऑल इन्फ्लेशन की वजह से भी मार्केट ऊपर गई है, और फिर हमारे यहाँ जब सारी चीज़ें महंगी होती हैं तो उसका असर यहाँ पर भी हमें नज़र आता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि भी जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भी दिखाया जा रहा है कि इकॉनमी के नंबर जो है वो बेहतर हो रहे हैं, तो वाक़तन यहाँ पर हमें नज़र आएंगे, क्योंकि दीगर जगहों पर नज़र नहीं आ रहा है। ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है कि बार बार ये ख़ुद भी फेडरल कैबिनेट में ये बात हुई है कि अगर वो महंगाई कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए, जो कि नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पर क्या वाक़तन उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा? तो जैसे भी बात हो रही थी, ओवर प्राइस्ड हैं चीज़ें, कंट्रोल होती हुई नज़र आएंगी फिर? 100% 100% कंट्रोल होती हुई नज़र आएंगी, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके, मगर ये कंट्रोल ज़रूर होंगी। और आप देखें ग्रेजुअली इसके अंदर बेहतरी आना शुरू होगी और लोग अपना आसानी से अपना घर बना सकेंगे। राइट। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट ये जब रीरा का कानून नाफिज हो तो जाहिर है अभी इस वक्त जो है ना लोगों के पास वाइट मनी नहीं है जी, तो उस वाइट मनी को कम अज़ कम एक मरतबा इनको एमनेस्टी ज़रूर देनी चाहिए। ये काम करने से पहले एक एमनेस्टी दें, ये असल लोगों के पास पैसे हों, फिर उसके बाद हम जो है ना बिल्कुल लीगल तरीके से सब लोग काम करें, फिर वो चोरी का रास्ता बंद हो जाएगा और ये जो 2 नंबरी वाला रास्ता है वो ख़त्म हो जाएगा। देखें अभी मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग पाकिस्तान में गैर कानूनी काम कर रहे हैं, खुदा के वास्ते अपने गैर कानूनी काम बंद कर दें, बंद कर दें, बंद कर दें। राइट। यकीन माने कि सब के ऊपर नजरें, जो गैर कानूनी काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। आज उसको लग रहा है मैं ये करके ये गलत काम कर रहा हूँ तो मैं बच गया, तो वो बचा नहीं है, वो नज़रों में है। बेहतर ये है कि आप वो कोई भी काम करें लीगल करें, लीगल बात भी लीगल करें, काम भी लीगल करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। जो अगर इसको पुराना पाकिस्तान समझ रहा है, मैं समझता हूँ वो अहमकों की दुनिया में रह रहा है। बहुत खूब। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब इंसान को अपनी, अगर हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क को बुरा बोलने का किसी को अख्तियार नहीं है। बिल्कुल सही है। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। हम अपने मुल्क को सोशल मीडिया के थ्रू बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी नौजवान लोगों को मैं बताना चाहता हूँ तो वो अपने अकल के नाखून लें, इस मुल्क की कोई बुराई ना करें। खाते भी इस मुल्क में, कमाते भी इस मुल्क में, रहते भी इस मुल्क में। इस मुल्क में तमाम चारों अपने मौसम के मज़े भी लेते हैं आप लोग। इस मुल्क में अच्छे से अच्छे इंजॉय भी कर रहे हो, बादशाह वाली ज़िंदगी भी गुजार रहे हो। इसको बुरा बोलने का आपको हक नहीं। बिल्कुल ठीक है। पर जो लोग पाकिस्तान से पैसा लेके जाना चाहते हैं वो एक दिन ज़रूर पछताएंगे, एक दिन जरूर पछताएंगे। नहीं, वो तो सिलसिला शुरू हो गया ना, को तो वीज़े के लिए लाइनें लगाकर खड़े में, वीज़ा नहीं है वहाँ का। वीज़े के अलावा भी जो चले भी गए ना, उन्होंने भी पछताना शुरू कर दिया है। मेरे पास टेलीफोन आते हैं कि हम अपना पैसा लाना चाहते हैं। मैंने कहा आप लीगल चैनल से लेकर गए हो तो ले आओ, कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल ठीक है। आप उनको शो तो करो कि भाई मैं लेके गया था, मैं लेके आना चाहता हूँ। अगर आप इलीगल लेके गए हो तो लेके नहीं आ सकते, और ना वो लाने देंगे। उनका मकसद यही है बाहर मुल्कों वालों कि वो किसी तरीके से पैसा आ जाए, फिर वो खुद ही गलत चैनल तक गया हुआ आ भी नहीं सकता। उनका तो फायदा हो गया, उनके मुल्क में तो आ गए, उनकी तो मैशत बेहतर हो जाएगी। तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हैं? हमारे मुल्क में अब मैं लोगों को चाहता हूँ जो हमारे मुल्क के लोग हैं वो समझें, इतना जल्दबाजी में बच्चों की बातों में आके फैसले ना करें कि आप मुल्क को जाए। चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ये मुल्क हमारा डायमंड है, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। हालांकि सब बुराइयां दिन सुनने के बावजूद भी हमें हमारा मुल्क बहुत अच्छा लगता है। हम मुल्क से बाहर जाते हैं, 10-12 दिन के बाद हमको हमारे मुल्क की याद आती है। क्या वजह है? आखिर गुजारा नहीं है ना। ये जो बच्चे हैं अगर उनको नहीं समझे तो वालिदैन का काम है कि उनको समझाएं। उनकी बातों में आके आप बच्चों से, आप बच्चे आपसे बड़े ना हो जाएं कि आप बच्चों की बात मानना शुरू करें और उनकी बात पे अमल करके आप अपने गलत फैसले करें। जिंदगी भर की बाप दादा की कमाई जो है ना, चंद बच्चों के कहने के ऊपर आप उसको लुटा दें। एग्जैक्टली इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ये जो फ्रॉड्स हुए हैं अभी रिसेंटली, इससे बचने की ज़रूरत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, ख़ास तौर पे यहाँ पे एक बड़ा ब्रांड जिसको बनाया गया, शहर से बाहर सोसाइटी बनाई गई और क्या कुछ होता रहा, वहाँ अभी बड़ा बुरा हाल है लोगों का। और बार बार मुतनब्बे किया जा रहा है कि इस जगह ऐसी स्कीमों में ख़ास तौर पे ना लगाएं जिसके बाद फिर आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई रिइंबर्समेंट नहीं है। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए के जो है वहाँ पे लॉसेस जो है वो बुक किए हैं। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ है उन्होंने ज़्यादा पैसा यहाँ पे डंप किया था। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा जी,
अब ज़रा आगे चल के इसके ऊपर और बात हो जाए कि जो शहर से बाहर सोसाइटियाँ बनी और जो कुछ होता रहा उसके नुकसान का क्या किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है किससे लोग सवाल करें, क्योंकि वो ओवरसीज़ जो है वो पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर कैसे रियल इस्टेट के अंदर आप दोबारा से इन्वेस्ट करें और कॉन्फिडेंस कैसे उनका बहाल हो, ये बताएं। देखिए अभी तक तो रीरा का कानून नाफिज नहीं हुआ था। अब जो हो गया उसको तो आप किसी कानून के तहत ही आप उसको सही कर सकते हैं। जो आपसे गलतियां हो गई हैं, जिनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं, बिल्कुल मालिक से तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुए, आप उसको प्यार मोहब्बत से बिल्डर से बैठ के उस मसले को हल करें। अब अगर बिल्डर ज़्यादा भी पैसे मांगता है तो आपकी मजबूरी आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ, आपने पढ़े बगैर जो है ना एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसमें लिखा हुआ एक्सीलरेशन चार्जेस, उसमें लिखा है कि बिजली के चार्जेस इतने होंगे, उसमें लिखा है मटेरियल बढ़ जाएगा तो उसके इतने चार्जेस होंगे। तो आपने तो गलती कर दी, तो वो तो गलती हो गई, तो उसका भी खमियाजा जितने गलती की उसको भुगतना भी पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर ये इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे तो फिर नतीजा ऐसा ही निकलेगा। और उस वक्त भी आपको इसके बारे में आगाह कर रहे थे प्रोग्राम्स के ज़रिए कि ऐसी स्कीम्स की तरफ ना जाएं, ख़ास तौर पे इस किस्म के जो लोग हैं। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुआ रियल इस्टेट के अंदर और नतीजा क्या निकला वो सबके सामने है। तो ऐसे फ्रॉड से और इससे ख़ुद से बचने की ज़रूरत है। खुदारा इन्वेस्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है वो पहले ख़ुद स्टडी करें और उसके बाद और ओवरसीज़ लोगों के लिए है कि यहाँ पर आकर पहले ख़ुद तमाम चीज़ों को देखें, विज़िट करें और उसके बाद फिर जाकर इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। क्योंकि यहाँ अगर आप किसी के कहने पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो नतीजा ऐसा ही निकलेगा जो शहर से बाहर सोसाइटी बनी जिसके अंदर आपने जो है वो इन्वेस्ट किया और आज जो है वो कोई पुरसानी हाल नहीं है। बड़ा अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है लोगों ने बड़ी हैफ्टी इन्वेस्टमेंट उसमें की और कोई उसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। सर आगे क्या एडवाइस करेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? हमेशा से बात होती है कि सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सिंध के अंदर बिलखुसूस शहर कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है करप्शन की वजह से अब लोगों ने बिल्कुल इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है, उनके लिए क्या एडवाइस है? मैं समझता हूँ कि अब लोगों को भी समझ आना शुरू हो गई है कि ज़्यादा पैसों की लालच में लोग जाके पैसों इन्वेस्ट कर देते थे, उसकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते थे कि मालिक कौन है, कौन बना रहा है, ये नहीं सीखते थे। जबकि आपके पास मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इदारा मौजूद है DHA का। DHA में कम से कम बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन आपका काम होता है। कोई 1 रुपये की करप्शन नहीं है, 1 रुपये का आपका वहाँ पे रिश्वत नहीं है जी। अगर आपने किसी उनके अफसर को, वैसे भी किसी ने अगर 1000 रुपये 500 रुपये दे भी दिए ना, जैसे कोई विजिलेंस के लोग हैं या कोई, तो उसके ऊपर भी सज़ा है। उसको उठा के आपने क्यों दिए, वो लेते भी नहीं है पैसे जी। और देने वाला भी पकड़ा जाएगा। तो बहरहाल जब वहाँ पे आपके पास एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और प्राइस भी कम है, तो वहाँ इन्वेस्ट कर लें। जब रीरा का कानून बन जाए उसके बाद आप फिर इंडियन जो सोसाइटी है उसमें भी आप इन्वेस्ट करें, फिर तो सब एक जैसा हो जाएगा। DHA फिर तो DHA की तरह ही जो ना सारी सोसाइटियाँ, सारी हाउसेज में स्कीम जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। और DHA के हवाले से मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखें DHA में भी अभी चंद अनासिर ऐसे हैं जो कि किडनैपिंग की वारदातें कर रहे हैं, जो कि भत्ता वसूल कर रहे हैं, जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ें, उनको ये निशान इबरत बनाएं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बस इतना ही काफ़ी है कि बात समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आ जानी चाहिए कि कौन लोग जो है ना किसकी बेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं। जो भी ये काम हो रहा है उनको अकल के नाखून लेने चाहिए और उनको पकड़ना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निशानदेही भी कर सकता हूँ। निशानदेही कर सकते हैं, बड़ा ज़रूरी है। ऐसे लोगों की निशानदेही भी होनी चाहिए, बल्कि करेंगे भी आगे चल के। ऐसे लोगों के बारे में आपको बताएंगे भी कि ये जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जब चीज़ों को ठीक करने की बात हो रही है तो फिर यहाँ से सिलसिले का आगाज़ किया जाए, वरना ऐसा बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी जो है वो इन तमाम चीज़ों की कीमतों के साथ होता है। और रियल इस्टेट के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, सब सेंसिटिव होती हैं सारी चीज़ें। और जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त तो सारी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर जा रही है। इस सिलसिले को अगर रोकना है तो वाक़ईतन इसके लिए फिर पॉजिटिव एक इंटेंट नज़र आनी चाहिए काम करने के लिए। रेगुलेटर्स को बनाना वक्त की ज़रूरत है, उसके साथ चीज़ों को बेहतर करना ही उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ या करने की ज़रूरत है काफ़ी अरसे से, कि जो अथॉरिटी है ये फेडरल की सतह के ऊपर जो है वो बनाई जाए और वहाँ से चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। मगर ना यहाँ पे जो हमारे यहाँ रेगुलेटर्स हैं माशाल्लाह जिस तरह काम कर रहे हैं वो सबके सामने है। और करप्शन का भी जो मामला है वो भी सबके सामने। लास्टली अगर कोई मैसेज देना चाहें
देखने वालों को तो ज़रूर दें। जी। मैं हमारी जो पाकिस्तान की जो यूथ है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो मैं अपने जो नौजवान हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में, ठीक है, और आपके साथ पाक आर्मी आपके साथ खड़ी हुई है। तो उनकी जब आपको पता है कि पाक आर्मी आपके साथ है, तो आप उनका सहारा बने, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको उनके साथ शाना बशाना चलें, और आप इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना अहम किरदार अदा करें। कोशिश करें कि नौकरी ना करें, अपना बिजनेस करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, और ईमानदारी से करें, शॉर्टकट का सहारा ना लें। आप देखें आजकल एक खबर बहुत ही ज़्यादा आम है, वो भी शॉर्टकट के चक्कर के अंदर उनका अंजाम देख लिया। तो मैं उन माओं को, उन बहनों को, उनके वालिदैन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। जी। जो आजकल बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं, तो लोग चंद पैसों के खातिर जो है ना नशा फराहम करते हैं, नशे की लगाते हैं कि यार नशा बिकेगा तो हमारे को पैसे की आमदनी होगी। मैं उसमें अपने जो लोग जो हैं, उनके वालिदैन हैं, उनको चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, चेक करें कि बच्चा किस किस सोसाइटी में बैठ रहा है, कितने लोग हैं, किस सोसाइटी में कितने बच्चों के साथ बैठता है, उसमें कितने बच्चे सिगरेट पीते हैं। बिल्कुल ठीक है। छोटे से बच्चों ग्रो होता है बच्चों का, मतलब स्कूल में भी 5-6 बच्चे होते हैं बैठे, उसमें जैसे मैंने अपने पोते से पूछा, मैंने कहा बेटा आपकी गैदरिंग में कितने बच्चे हैं? तो मैंने पापा 6-8 हमारे दोस्त हैं। मैंने कहा उन्हें कोई सिगरेट पीता है? तो उसने झूठ नहीं बोला, उसने कहा एक बच्चा पीता है। मैंने कहा कल से आप उसके साथ नहीं बैठोगे। देखिए ये हमारा काम है कि हम बच्चों को रोकेंगे। वो तो पी रहा है ना, वो तो समझ रहा है मैं अकेले गलत काम कर रहा हूँ, उसकी कोशिश होगी 1-2 को और लगा दूँ। तो हमारा काम है कि हर माँ बाप जो है ना अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें, उनके स्कूल में जाएं, उनको चेक करें, तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, वरना ये बुराई आपके घर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बट स्टिल बड़ा रेलिवेंट है इस वक्त। जो चैलेंजेस हमें सामना जिनका है उसके हवाले से ही बात करना ज़रूरी थी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब सईद रोशन साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और रियल इस्टेट के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। ये वो तमाम मामलात हैं जिस पे बड़े तवील अरसे से हम बात करते आए हैं और आगे भी शायद करते रहेंगे, और इससे जुड़े जो मसाइल हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।